हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश गौतम बीएससीबी क्लासेस एंड एसकेएस ग्रुप्स में आपका स्वागत करता है। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ को देखेंगे और उसमें पहले अध्याय में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के अध्याय पर हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में पहला पार्ट में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें है 4 भागों में बटा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ये 4 चैप्टर है हमारे और 4 चैप्टर में हमें नियमित रूप से क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा हमने यहाँ पर कर रखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यह एक जो आप देख रहे हैं कि यह एक जो कंडीशन है कि इसमें एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका द्वारा हम लोग किसी भी तथ्यों को जो दिया गया है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। एक हमारे पास है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास दो विधियां होती है। एक विधियां होती है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और एक सिंपल विधि जो आप लोग जानते हैं या हम लोग भी जानते हैं कि एक एलसीएम निकालते हैं जो इस प्रकार का होता है। सभी संख्या जैसे एग्जांपल में हम ले लें 2, 3, 5, 6 ऐसे लेते हैं। उसमें हम लोग जब करते हैं तो 2 से सभी संख्याओं को एक बार कैलकुलेशन करके हम लोग एलसीएम को निकालते हैं। तो ये विधि है एलसीएम निकालने का। और एक अलग अलग सेपरेट विधि है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। और अगली है आपका अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का। इसमें हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 को हम लोग इसमें सिद्ध कर सकते हैं। इसमें हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे 5 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7, 5 माइनस रूट 2, ऐसे करके हम लोग इसकी बारे में सिद्ध करेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। इसमें क्या होता है? इसमें शांत संख्याएं हमको ज्ञात करनी है और अशांत आवर्ती। हम लोग इसके अध्याय में दो चीजें पढ़ेंगे, शांत और अशांत। शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये इसकी चर्चा कर लें कि ये 1.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों 1.1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3, इसमें पढ़ने वाले हम लोग 1.4 चैप्टर। इस जो कंडीशन दिए गए हैं इस पर हम लोग पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे। और जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमारे पास सामने आएंगे। इसमें हमारे पास जब परिमेय संख्या अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या कैसे कैसे बनता है, परिमेय संख्या हम लोग क्या क्या चीजों से बनता है। तो इसमें आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद आएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आएगा पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या के बाद बनने वाला है परिमेय संख्या। तो ये इतने सारी चीजों को मिलाकर के ये परिमेय संख्या का रूपांतरण होता है। इसलिए अब हम लोग अध्याय 1.1 को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में शुरुआत करते हैं। तो वास्तविक संख्या दो भागों से बना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन किन चीजों से बना है? तो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से बनी होती है और पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या से बनी होती है और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बनी होती है। सभी विद्यार्थियों को यह पता होगा कि पूरा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। चलिए, नहीं पता है हम बता देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट करते हैं बाबू?
1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएगी, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्याएं में शून्य को शामिल करने से जो संख्या, जो नए संख्याएं बनती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कहां से स्टार्ट होता है, किसकी बात कर रहा है? प्राकृत संख्या के। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में हमें क्या शामिल कर लेना है? शून्य को शामिल कर लेना है। शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है वह हमें पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या में जो शून्य से शामिल करने से जो संख्या बना वह पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे जो नई संख्या बनती है वह संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, तो ऋणात्मक -1 -2 -3 डॉट 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 इधर की ओर बढ़ेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या के नाम से सूचित करते हैं। और यह Q से सूचित करते हैं, इसे हम Q से सूचित करते हैं, इसे हम W से सूचित करते हैं, और इसे हम N से सूचित करते हैं। ये N मतलब होता है नेचुरल नंबर, W का मतलब होता है होल नंबर, और Q का मतलब होता है इंटीजर। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? अब परिमेय संख्या के बारे में देख लें तो वैसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P तथा Q दो पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब होगा ऋणात्मक के साथ साथ धनात्मक भी होंगे। तो ऋणात्मक और धनात्मक जब दोनों संख्याएं इसमें विद्यमान होंगे, तो जहां पर एक और चीजें बताया गया है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, 1/2, ये देखो, ये P है और ये Q है, तो ये P बाई Q के फॉर्म में हो गया, तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि निचला जो हर है वह Q के कभी 0 नहीं होगा। साथ में एक और चीज देखें, 2/4, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 3/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, 0/1 करेंगे तो परिमेय संख्या होगी। साथ ही एक और चीजें देखें, अगर कोई लिखे कि 1/0, क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह संख्या अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, जिसकी हम लोग कल्पना कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, इसीलिए हम लोग 1/0 नहीं लिख सकते हैं। जबकि 1/0 अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है तो यह संख्या कौन सी संख्या नहीं कहलाएगी? तो कि परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसीलिए यह संख्या हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर आ गया था कहा बाबू, Q 0 के बराबर आ गया, जो कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर कोई कहा सर एक बात बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनस में संख्या रख दे, तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ये पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या अभी बताया गया है कि ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पर -1/2 लिख दें, यहाँ हम लिख दे 5/3 डॉट 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 etc। ये सभी संख्याएं हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग
अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सबसे गौर देने वाली बात है, उसमें व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याओं के अंदर, जबकि अपरिमेय संख्याओं के अंदर व्यक्त नहीं की जा सकती है। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √2, √3, √5। अगर कोई कहा कि भाई √4 क्यों नहीं होगा, तो एक बात बता दे कि √4 का वर्गमूल निकल जाता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ 4 है वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं होंगे। तो √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो गई। साथ में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। कोई लिखा π/2 तो ये भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होता है। ETC ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग परिमेय संख्या बारे में जान गए, अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए, तो थोड़ी सी अब जानकारी हासिल कर लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? तो वास्तविक संख्याएं समस्त, मतलब जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये दोनों संख्याओं का एक समूह को हम लोग, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो सकते हैं या अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। साथ ही एक और चीजें बता दें, क्वेश्चन पूछता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किन संख्याओं के अंतर्गत होती है? तो यह वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत होती है। इसलिए अब एल्गोरिथम के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं और उससे क्या किया जा सकता है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि किसी सुपरिभाषित चरणों की, चरण मतलब समझते हैं, चरण मतलब होता है चरण 1, एक स्टेप जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप बोलते हैं। तो स्टेप मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग पैर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक डेग चलते हैं तो उसको स्टेप बोलते हैं। तो स्टेप मतलब चरण होता है। तो किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में की एक विधि प्रदान करती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। जो विधि प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग फारसी गणितज्ञ अल-ख्वाज़ी ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। एक दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में हमने यहाँ अध्ययन कर लिया है, अब प्रमेयिका के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। यह एक सिद्ध कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन रहता है, जिसके द्वारा हम लोग, जिसका उपयोग करके किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या करता है? तो ये है दो धन पूर्णांक, जैसे दो धन पूर्णांक a और b दिए हों, तब ये अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r का अस्तित्व है कि होता क्या है कि a कोई संख्या है
जो दो धन पूर्णांक को a में भाग लगाता है b से, तो हमें क्या की प्राप्ति होती है। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि a में b से भाग लगाने पर यहां हमें q प्राप्त होती है, जिसे हम लोग भागफल के नाम से जानते हैं, और यहां हमें r की प्राप्ति होती है। अब ये q क्या है, तो q होता है भागफल, r क्या होता है, तो शेषफल, और ये होता है भाज्यक, और ये होता है भाज्य। तो इसका हमने बचपन में ही पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग नंबरों में यहां रूपांतरित करेंगे। तो देखो भाई, यहां है भाज्य, तो भाज्य की जगह पर क्या है हमारे पास, a है। भाज्य की जगह पर हमारे पास यहाँ क्या है, a है, और भाजक की जगह पर क्या है हमारे पास, तो b है, और गुणा क्या है हमारे पास, q क्वेश्चन है, और प्लस r रिमाइंडर है। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो a बराबर, ये फॉर्मूला भी है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये कहता क्या है कि यह r जो होगा वह या तो 0 के बराबर होगा, या इससे r जो होगी वह बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। यानी कौन से b की बात कर रहा है, ये भाज्य जो हो, भाज्य से हमेशा r जो होगा वह छोटा होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेस देन b। और अगर यह चीजें आपका है, कभी भी आप ध्यान रखना कि कभी भी b जो है बड़ी होती है और r छोटी होती है, और q जो होता है वह भागफल कहलाता है, और a भाज्य कहलाता है। एक थोड़ी सी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग, कि जैसे हम किसी संख्या में, जैसे 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 दूना होता है 4, तो शेषफल क्या आया, 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4e बराबर, ये होता है भाज्य 2 गुणा 2 प्लस, यहां क्या बचा, रिमाइंडर 0, तो यहां पर लिख देंगे 0। तो क्या हुआ, 4 बराबर 2 दूना 4 प्लस 0। तो ये संख्याएं इस प्रकार से जो प्राप्त होती है, इससे हम कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमारा जो क्वेश्चन बना है उसका आंसर सही है या गलत है। इससे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हम लोग जो देखते हैं कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम किसी भी तथ्यों को सिद्ध करने के लिए, यहाँ पर एक और चीजें लिखी गई है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ये भी पहले भी देखे हैं कि इससे सिद्ध किया हुआ, जिसका उपयोग किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये किसी संख्या को सिद्ध करने के लिए ये किया गया है, इसीलिए यहाँ पर लगाया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक और होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी होता है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।